इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो विकल्प वाले होते हैं, उसके अलावा रिक्त स्थान की पूर्ति करें और जितने भी सही गलत कथन है उन सबको देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। तो आप सब पहले इससे पहले का जो वीडियो है जिसमें सही गलत के बारे में बताया गया है और जितने भी रिक्त स्थान की पूर्ति किया गया है उन सबको अगर देख रहे हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा से सभी बातों को एक्सप्लेन करके बताया गया है। उस वीडियो को देखने के बाद यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कुछ बातें ऐसे हैं जिनका व्याख्या पिछले लेक्चर में कर दिया गया है, इसमें उसकी चर्चा बहुत ही सीमित मात्रा में होगा, लेकिन जहाँ भी आवश्यकता होगा कुछ नए बातें उसकी चर्चा हम लोग डिटेल से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के। पहला प्रश्न है, दो धातु एवं दो अधातुओं के नाम लिखें। यहाँ कह रहा है कि दो धातु और दो अधातुओं के नाम लिखना है। आप दो के जगह बहुत नाम भी लिख सकते हैं। जैसे अगर दो धातुओं की बात करना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम धातु हो गया, एयू सोना धातु हो गया, मैग्नीशियम धातु हो गया, सोडियम धातु हो गया। अब बहुत धातु के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर दो ही धातु का नाम लिखना है। फिर कह रहा है कि दो अधातुओं के नाम लिखना है। तो दो अधातु में आप लिखेंगे कार्बन हो गया, फिर उसके बाद सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये सभी अधातु के उदाहरण है। आप एक छोटा बात ध्यान रखेंगे, हालांकि यह आपको सब जगह कारगर नहीं होगा, लेकिन जिस भी तत्व के लास्ट में यम शब्द आएगा, यम शब्द, वह ज़्यादा चांस है कि वह धातु होगा। जिसके नाम के लास्ट में यम शब्द आएगा, जैसे कि सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सभी धातु के उदाहरण है। तो यदि आपको चार ऑप्शन में कहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें से कौन से धातु है, तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं। जिस भी तत्व के नाम के लास्ट में आप यम शब्द को देखेंगे, वह यम शब्द वाला जो तत्व होगा वह धातु होगा। हालांकि सभी धातु के लास्ट में यम शब्द नहीं होता है, लेकिन फिर भी इससे आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है, समुद्री जल में पाए जाने वाले एक प्रमुख लवण का नाम लिखें। तो समुद्री जल में NaCl पाया जाता है। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड, NaCl है, Cl सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, किसी अधातु का नाम लिखें जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। यहाँ गौर करने की बात है, अधातु का नाम पूछ रहा है और ये अधातु साधारण ताप पर किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। इसकी चर्चा हालांकि हम लोग पीछे किए हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। ये जो अधातु है वह अधातु होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। और आपको यह भी याद रखना होगा कि एक ऐसा धातु है, एकमात्र ऐसा धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहेगा, वह धातु है मरकरी। ये जो मरकरी है जिसे हम लोग पारा बोलते हैं, ये धातु है, लेकिन एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, जबकि ब्रोमीन अधातु है और ये भी द्रव अवस्था में रहता है। तब दोनों बात को याद रखेंगे, ब्रोमीन अधातु है और मरकरी क्या है? धातु है, और दोनों द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, एक अधातु का नाम लिखें जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठता है। तो एक अधातु का नाम लिखना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, अधातु का नाम लिखना है और ये वायु के संपर्क में आने पर जलता है। तो वायु के संपर्क में जो फास्फोरस होता है, उस फास्फोरस में एक होता है श्वेत फास्फोरस। तो श्वेत फास्फोरस एक ऐसा अधातु है जो वायु के संपर्क में जब आता है तो इसमें अपने आप ही आग लग जाता है, यानी कि ये जलने लगता है। नेक्स्ट है, कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है। तो जब भी आपको एक्सेप्शन वाले प्रश्न देंगे, वो एक्सेप्शन वाले प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन वाले प्रश्न से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। दे रहा है कि कौन सी अधातु है जो विद्युत का कुचालक। कुचालक के मतलब
इनसे होकर बिजली नहीं जाएगी। और सुचालक का मतलब होगा जिससे बिजली आर पार चली जाती है या बिजली दूसरे जगह चली जाती है। तो इस अधातु का नाम बोलना है तो यह अधातु होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो बिजली का क्या करता है, सुचालन करता है। जैसे कि आप मेरा जो पेंसिल देख रहा है, इस पेंसिल में ग्रेफाइट है, ये जो देख रहा है ब्लैक कलर के, ये ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट के द्वारा क्या होता है, बिजली एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, आ सकता है। तो यदि सिर्फ हम इसको ग्रेफाइट को निकाल लेंगे तो इस ग्रेफाइट के सहारे बिजली का क्या होता है, चालन किया जा सकता है। इसीलिए इसके ऊपर कवर लगा दिया जाता है, यानी कि लकड़ी के जो देख रहे हैं ये वाला, इसलिए लगाया जाता है ताकि किसी भी स्थिति में कोई दुर्घटना न घटे। होता क्या कि सामान्यतः जो छोटे बच्चे होते हैं वह बिजली के तार वगैरह या स्विच वगैरह से खेलते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर लकड़ी का ऊपर देखिए लकड़ी का एक तरह से कवर लगा दिया गया है जिससे बिजली से सुरक्षित बचा जा सके। तो आप याद रखेंगे ग्रेफाइट अधातु है और ये ग्रेफाइट के द्वारा बिजली एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकती है। नेक्स्ट है, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? इसका आंसर होगा सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी जो खनिज है वो अयस्क नहीं होगा। अयस्क के मतलब होता है खनिज से जो कीमती वस्तु निकलता है, जो कीमती पदार्थ निकलता है वह अयस्क कहलाता है। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, लेकिन सभी अयस्क खनिज होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, सभी खनिज अयस्क नहीं होगा लेकिन सभी अयस्क खनिज होता है। खनिज क्या होता है, ज़मीन के नीचे से जो पदार्थ हम निकालते हैं, जिसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो ज़मीन से निकाला गया वह पदार्थ जो हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण होता है उसे हम खनिज कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये खनिज है। खनिज का मतलब यह जो हम निकाले ज़मीन के नीचे से, ये बहुत बड़ा चट्टान है या मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर है, तो पूरे मिट्टी का ढेर या पूरे चट्टान खनिज कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं पूरे चट्टान है तो पूरे चट्टान खनिज कहलाएगा। लेकिन इस चट्टान के बीच में कीमती पदार्थ होगा, उस कीमती पदार्थ को हम बोलते हैं अयस्क। यानी जो बहुमूल्य उपयोगी पदार्थ होते हैं उसे हम लोग अयस्क बोलते हैं। तो ये जो है ये अयस्क है, जबकि ये पूरा क्या है, खनिज है। तो जो अयस्क होते हैं वो खनिज भी होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, वोल्फ्राम किस अयस्क में विद्वान होता है? तो वोल्फ्राम टंगस्टन में विद्वान होता है। टंगस्टन में आप जब टंगस्टन को लिखते हैं तो उसका संकेत W होता है। W मतलब वोल्फ्राम। वोल्फ्राम किसका होगा, टंगस्टन के होगा। और टंगस्टन की बात करें तो बिजली के जो बल्ब होता है उस बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है? तो हाँ, इसका जवाब होगा हाँ है। जब भी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो लोहे में जंग लगना एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु जब दो या दो से अधिक धातु या एक धातु और एक अधातु मिल करके जो यौगिक बनाता है उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र धातु। यानी आप लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक धातु जब मिलता है तो दो या दो से अधिक धातु के मिलने पर या धातु या अधातु के मिलने पर, धातु प्लस अधातु के मिलने पर जो यौगिक बनता है उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। अब इस मिश्र धातु से कुछ प्रश्न पूछते हैं जिसका ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम्पल में पूछा है कौन कौन मिश्र धातु के एग्जाम्पल है। तो मिश्र धातु में आपसे सबसे ज़्यादा पूछेगा पीतल के बारे में। क्वेश्चन पूछेगा पीतल कौन कौन धातु के मिलाने से बनता है? तो पीतल तांबा और जस्ता के मिलाने से बनता है। पीतल जो मिश्र धातु है वो तांबा और जस्ता के मिलाने से बनता है। इसका ट्रिक याद रखेंगे आप लोग, पिताजी। हालांकि इन सब की चर्चा हम पिछले वीडियो में किए थे लेकिन फिर भी देख लीजिए। पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक यानी कि जस्ता। जिंक को कोई हिंदी में बोलते हैं जस्ता। इसके अलावा एक मिश्र धातु है जिसका नाम है कांसा। कांसा भी क्या है, एक मिश्र धातु है जिसे हम बोलते हैं ब्रॉन्ज बोलते हैं। ये जो कांसा है
यह तांबा और टीन के मिला करके बनता है। तांबा और टीन के मिलाते हैं तो कांसा बनता है। आप याद कैसे रखेंगे? आप याद रखेंगे कांसा के टाटी। जो टाटी होता है गांव में देखते होंगे, जो झोपड़ी होता है, जो फूस के जो घर होता है, उस फूस के घर के चारों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं शहर में, तो चारों तरफ दीवार होता है और वह दीवार होता है ईंट के। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कुछ ऐसे घर होते हैं जो फूस के बने होते हैं और उसमें दीवार जो होता है वो भी घास फूस के बनता है, जिसे हम लोग टाटी के नाम से जानते हैं, टाटी। तो जो टाटी है ये ता और टी, ता से तांबा, टी से टीन। तो टाटी से आप याद रखेंगे जो कांसा है, ये कांसा टाटी के मिश्र धातु है। तो आप याद कैसे रखेंगे? कांसा के टाटी। जो टाटी जो है वह कांसा की है, कांसा के टाटी है। तो याद हो जाएगा कांसा जो मिश्र धातु है वो तांबा और टीन से मिलकर बना है। इसके अलावा एक और मिश्र धातु याद रखेंगे जिनसे प्रश्न पूछता है, उसका नाम है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, ये जो जर्मन सिल्वर है यह 3 धातु के मिलने से निर्मित होता है। इसमें से एक होगा जिसका नाम है निकल, निकल या निकेल। एक होता है तांबा, एक होता है जिंक। तो निकेल, तांबा और जिंक के मिलने से जर्मन सिल्वर बनता है। इसका ट्रिक याद रखेंगे, इसका ट्रिक है नेताजी। नेताजी, ने से हो गया निकेल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक। आप एक लाइन बना सकते हैं कि नेताजी जर्मनी गए, नेताजी जर्मनी गए और जर्मनी से सिल्वर खरीद के लेके आए। या सिर्फ जर्मनी याद रखेंगे तो आपको जर्मन सिल्वर याद हो जाएगा। तो नेताजी से होगा ने से निकेल, ता से तांबा, जी से जिंक। और इसी से प्रश्न पूछा जाता है। ये जितने भी मिश्र धातु लिखे हैं इसी से प्रश्न पूछेगा और प्रश्न पूछता यही सब कि कौन कौन धातु या उपधातु को मिला करके या मिश्र धातु का निर्माण हुआ है। एक प्रश्न यहाँ से और पूछता है कि पूछेगा जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने % होता है, चांदी कितने %। तो इसमें देख रहे हैं आप कि चांदी है ही नहीं, यह निकल से बना है, तांबा से बना है, जिंक से बना है, यानी इसमें 0% चांदी होता है। इसमें चांदी होता ही नहीं है। नाम के लास्ट में इसका सिल्वर है, चांदी है, लेकिन इसमें चांदी नहीं होता है। नेक्स्ट है 10वां नंबर प्रश्न है, अमलगम से क्या समझते हैं? अमलगम, ये अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। अमलगम, अमलगम क्या होता है? जिस धातु, यानी एक होता है पारा, पारा धातु होता है और पारा को किसी भी धातु के साथ अगर हम मिला देते हैं, पारा को हम किसी भी धातु के साथ जब मिला देते हैं तो उससे जो मिश्रण बनता है वह मिश्रण अमलगम कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे। एक तरफ पारा हो गया और दूसरी तरफ कोई भी धातु ले लेंगे, तो एक तरफ पारा लेते हैं और दूसरी तरफ कोई भी धातु ले लेंगे, इससे जो मिश्रण तैयार होता है ना उसी को हम बोलते हैं अमलगम। ये अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर तत्व अस्थाई हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर, तो आपको पता होगा कि कोई भी जो तत्व होता है उसकी बाहरी कक्षा में, देखिए जिसके तत्व की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिसके भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वह जो तत्व होगा वो अस्थाई हो जाता है। तो अस्थाई होने के लिए तत्व के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह तत्व अस्थाई हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेगा तो वह तत्व क्या होगा? अस्थाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है किंतु सोडियम आयन नहीं करता है, ऐसा क्यों है? सोडियम परमाणु जो है वो जल से तो अभिक्रिया करता है, लेकिन जो सोडियम आयन है वह अभिक्रिया नहीं करता है। इसके पीछे वजह क्या है अब समझिएगा। जो सोडियम आयन होता है ना, जो सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन अस्थाई होता है। ये सोडियम जो आयन है, सोडियम Na जो है, Na यहाँ पर जो प्लस का चिन्ह लगता है यह है सोडियम आयन। तो सोडियम जो आयन होता है वो अस्थाई होता है। अस्थाई, अस्थाई के मतलब है इसके
बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। तो जिसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो अस्थायी हो जाएगा। और अस्थायी तत्व किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आप पढ़े होंगे कि जो Na है यानी सोडियम, उसके परमाणु संख्या है 11। तो 11 है, तो इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। यानी जो सोडियम है, इस सोडियम के परमाणु संख्या हो गया 11। इस सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। जब ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देता है तब इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचता है और वो अस्थायी हो जाता है। तो जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव का लग जाता है, तो ये सोडियम आयन कहलाता है। लेकिन इस पर चार्ज किसका आ गया, धनात्मक का, इसका धनात्मक का चार्ज आ गया और ये अस्थायी तत्व हो गया। तो जो सोडियम आयन है वो अस्थायी होता है और अस्थायी होने की वजह से ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। अभिक्रिया वही तत्व करता है जो अस्थायी न हो करके अस्थायी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम आयन अस्थायी होता है जिसकी वजह से यह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न है, आयनिक यौगिकों के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं क्यों? जो आयनिक यौगिक है उसके द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि आयनिक यौगिक जो होता है उसके द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होगा, उच्च होता है। तो यह बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बताना है कि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है तो इसके पीछे वजह क्या है। इसके पीछे मेन वजह यह है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उसके बीच, उसके आयनों के बीच में वैद्युत आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही मजबूत होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो आयनिक यौगिक होता है उस आयनिक यौगिक में जो उनके आयन होता है, आयन, इस आयन के बीच में, आयन के बीच वैद्युत आकर्षण बल क्या होगा, मजबूत होता है। इसी वजह से इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब है 14 नंबर प्रश्न है, कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित की जा सकती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात हो रहा है। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ये उदासीन होता है। ये क्या होगा, उदासीन होगा। अब उदासीन होने की वजह से क्या होता है, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है, ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा। तो आप लिखेंगे क्या कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वह उदासीन प्रवृत्ति को होता है और उदासीन प्रवृत्ति के साथ साथ जब भी उदासीन होगा इसके आयन नहीं बन पाएगा, इसमें आयन नहीं होगा। और हम जानते हैं कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह प्रवाह आयन के द्वारा ही होता है। चूँकि इसमें आयन है ही नहीं इसलिए इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आप लिखें कार्बन टेट्राक्लोराइड उदासीन होता है जिसकी वजह से इसमें आयन नहीं मिलता है और आयन नहीं मिलने की वजह से इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। नेक्स्ट है, आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन कार्य करता है। तो यह हो जाएगा वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन, या हम इसे चाहें तो आयनिक बंधन भी कह सकते हैं। तो आयनिक बंधन कहिए तब या वैद्युत संयोजक बंधन कहिए तब, दोनों बात बराबर है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। बात करें नाइट्रोजन के तो नाइट्रोजन के संकेत होता है N और इसके परमाणु संख्या है 7।
इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो पहली कक्षा में होगा 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में कितना होगा, तो जब 2 निकल जाएगा तो दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसको अस्थायी होने के लिए 8 पुराना होगा, तो 8 कितने जोड़ने पड़ेगा, 3 जोड़ने पर होगा। ये 5 है तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन की क्या है, आवश्यकता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए ये जो नाइट्रोजन है यह ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यह त्रिबंध बनाता है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड को हम इस तरीक़ा से दर्शाते हैं। तो याद रखेंगे नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बंधक होगा। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है समझेंगे। ये है परमाणु, और इस परमाणु के नाभिक है और परमाणु के चारों तरफ ये परमाणु के क्या है, कक्षा है। ये परमाणु का क्या हो गया, कक्षा है। तो आप पढ़ रहे होंगे कि परमाणु के जो कक्षा है, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो कक्षा देख रहे हैं सबसे बाहर वाला, इस बाहरी कक्षा में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कुछ है। इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं 2 3 जो भी मानना है मान सकते हैं। मान लेते हैं कि हम 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 5 इलेक्ट्रॉन है ये सबसे बाहरी कक्षा में है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसे हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस अंतिम कक्षा के अंदर में जो कक्षा, जैसे ये कक्षा, ये वाला कक्षा हो गया, तो इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी रासायनिक अभिक्रिया भाग कौन लेगा, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। नेक्स्ट है रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो जो रासायनिक बंधन होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होता है। आप लिख लेंगे आंसर। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होता है। एक होता है वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजक, वैद्युत संयोजक, और एक होता है सहसंयोजक, सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। 2 प्रकार के हो गया, वैद्युत संयोजक और दूसरा है सहसंयोजक बंधन। नेक्स्ट है 19 नंबर, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने से किस प्रकार के बंधन बनता है। तो यह जो बंधन बनेगा वह कहलाएगा आयनिक बंधन। आयनिक बंधन, आयनिक बंधन में एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट है 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होने से किस प्रकार का बंधन बनता है। तो यह हो जाएगा बंधन सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन, इसमें दोनों तत्व होता है और दोनों तत्व के परमाणु आपस में सहयोग बना लेते हैं और दोनों एक दूसरे से साझा करते हैं। साझा करने का मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई तत्व ए नाम के कोई तत्व है और बी नाम का तत्व है, तो ए के इलेक्ट्रॉन बी को मिलेगा और बी के इलेक्ट्रॉन ए को मिलेगा, यानी दोनों आपस में साझा कर लेगा। उसे बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। नेक्स्ट है द्विबंध वाले किसी अणु के उदाहरण दे। द्विबंध मतलब जिसमें डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड किस में होगा, तो डबल बॉन्ड वही बनाएगा जो अपना अष्टक पूरा करने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आप एक तत्व के नाम सुने होंगे ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में 8 ऑक्सीजन के 8 क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 है बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये क्या होगा, अस्थायी हो जाएगा। इसमें अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मिलने पर ही अस्थायी हो जाएगा। तब ये किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, साझा करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों एक दूसरे से साझा कर लेगा
और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल जाएगा। तो जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन इससे भी चाहिए और दो इलेक्ट्रॉन इससे भी चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन इससे भी चाहिए। तो ये दोनों मिल करके बंधन बना लेता है और इस जो बंधन बना है यह होगा डबल बॉन्ड, इसे हम बोलते हैं द्विबंध। तो द्विबंध वाले अणु कौन होगा? तो आप लिखेंगे ऑक्सीजन। नेक्स्ट है त्रिबंध वाले किसी अणु के, त्रिबंध मतलब वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड वही बनाएगा जिसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी किस में है? तो नाइट्रोजन में। अगर देखेंगे आप जैसे नाइट्रोजन के आपको मिलेगा परमाणु संख्या 7 और परमाणु संख्या 7 है तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में मिलेगा आपको 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? तो नाइट्रोजन आपस में ही बंधन करके साझा कर लेगा आपस में। तो 2 नाइट्रोजन के बीच में आपको जो मिलेगा वो ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन। अब है 23 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित यौगिकों में बंधन की प्रकृति बताएं। ये 3 तत्व दिया गया है और तीनों में बंधन पूछ रहा है। पहला है अमोनिया। अब अमोनिया के अब देखेंगे कि कैसे ये बंधन बना रहा है। तो अमोनिया में आपको जैसे ध्यान देंगे ये प्रश्न संख्या हो गया 23 नंबर। 23 नंबर में ध्यान देंगे आप अमोनिया जो होता है NH3 अमोनिया। अब इसमें आप पढ़े होंगे कि एक तत्व होता है नाइट्रोजन के परमाणु संख्या है 7। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन और इसको अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 5 इलेक्ट्रॉन, अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यह अपने अष्टक पूरा करें किससे? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन कितना है? 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना है? 1 है। तो यह क्या करेगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिल करके बंधन बनाएगा। और बंधन कैसे बनाएगा? जैसे ये हो गया एक तरफ, ये नाइट्रोजन हो गया। अब नाइट्रोजन के देखेंगे तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। तो हम इसको ऐसा दर्शाते हैं, पहला हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन और एक और है एक्स्ट्रा, तो हम फिर इसमें जोड़ा लगा देते हैं। तो ये हो गया आपको नाइट्रोजन के। इस प्रकार से हम दर्शा दी इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर डबल हो गया और ये सब सिंगल है। अब इस तरीक़ा से ये कैसे हुआ इसकी डिटेल से आप पढ़ेंगे, चौथा चैप्टर में डिटेल से चर्चा करेंगे। पिलार पिंदा समझ सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसके साथ जुड़े है कौन? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 है तो इसके पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा? ये जो हाइड्रोजन है ये अष्टक पूरा करने के लिए ये कम से कम इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि कोई भी तत्व अस्थायी तब होगा जब उसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और नहीं तो 8 हो जाए। हीलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी अक्रिय जितने भी तत्व है उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएगा तो ये अस्थायी हो जाएगा और इसको अस्थायी होने के लिए कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा और ये जो है H हाइड्रोजन यह 1 इलेक्ट्रॉन इससे ग्रहण करेगा। तो देखिए ये ऐसे साझा कर लेगा, ये इस प्रकार से साझा किया। तो H जो है इसका अपना 1 इलेक्ट्रॉन है और एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लिया और ये अस्थायी हो जाएगा। ये इस तरीक़ा से लेने पर अस्थायी हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन भी क्या करेगा? इसके 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा तो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। ये नहीं कि ये इसको दे दिएगा तो इसके पास रहेगा नहीं, ये इसके पास इसका भी काम करेगा, ये इसका भी काम करेगा। अब यहाँ पर एक H और बना रहे हैं, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर एक H बना रहे हैं, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो H जो है देखिए इसके साथ संबंध बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। फिर ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है और ये ऐसे जुड़ गया, इस तरीका जुड़ गया और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास देखिए इसके साथ भी जुड़ गया तो ये अस्थायी हो गया। देखिए इसके पास 2 हो गया, इसके पास भी 2 हो गया, इसके पास भी 2 हो गया। लेकिन ये नाइट्रोजन भी इस सब के इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करेगा। तो ये जो नाइट्रोजन है वो ऐसे देखिए इस प्रकार से इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा।
इस तरीक़े से। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें हाइड्रोजन के है, ये हाइड्रोजन के, ये भी हाइड्रोजन के, लेकिन अलग अलग हाइड्रोजन के है। तो एक हाइड्रोजन के मिला, ये भी हाइड्रोजन के मिला, ये भी मिला, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। और इसको रिक्वायरमेंट कितना अस्थायी बनने के लिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये प्रकार से ये बंधन बनाता है, और इस प्रकार से बंधन बनाने के बाद ये जो नाइट्रोजन है वह अस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। हाइड्रोजन भी अस्थायित्व हो जाता है और नाइट्रोजन भी क्या होता है, तो ये अस्थायित्व प्रदान कर लेता है। तो आप देखेंगे इसमें हाइड्रोजन का भी काम चल गया और नाइट्रोजन का भी काम चल गया। तो दोनों एक दूसरे के सहयोग किया है, इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान किया है, सहयोग किया है। तो इस प्रकार के बंधन को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन बोलते हैं, सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं कि ये जो अमोनिया है, आप यहाँ पर ठीक से देख सकते हैं, यहाँ पर जो अमोनिया है, इस अमोनिया के बीच में बंधन की प्रवृत्ति कैसा होगा, तो बंधन की प्रकृति होगा सहसंयोजक बंधन। आप लिख लीजिए यहाँ पर सहसंयोजक बंधन बनेगा। फिर यहाँ पर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में द्वि सहसंयोजक बनेगा, इसमें बनेगा द्वि सहसंयोजक बंधन। अब कैसे बनेगा इसका आप मुख्य रूप से वीडियो, जो मुख्य वीडियो में आप देख लीजिएगा, जो क्लास 10th के 3rd चैप्टर के जो लेक्चर है उसमें देखिएगा तो अच्छा से बताया गया है। यहाँ पर बताने का मतलब टाइम लंबा हो जाएगा, तो आप समझ जाइएगा द्वि सहसंयोजक बंधन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में। और फिर है सोडियम मोनोऑक्साइड। सोडियम मोनोऑक्साइड में आयनिक बंधन बनेगा। तीसरा में क्या बनेगा, आयनिक बंधन बनेगा, आयनिक बंधन। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, दिया है कि ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन जैसा होने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। आप इसको बनाकर देख सकते हैं। ऑक्सीजन कह रहा है तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होता है 8। जैसे ऑक्सीजन कह रहा है तो ध्यान देंगे ऑक्सीजन के परमाणु संख्या हो गया 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया 6। इसको चाहिए कितना, तो 8 पूरा करने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर कह रहा है कि नियॉन जैसा होने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगा। तो जो नियॉन होता है, नियॉन के ये हो गया परमाणु संख्या 10। तो पहले कक्षा में नियॉन के 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरी कक्षा में हो गया 8। तो अंतिम कक्षा में जैसे ही 8 होगा वो अस्थायी हो जाएगा। तो ये अंतिम कक्षा में 8 है, इसका मतलब ये जो नियॉन है ये अस्थायी तत्व है। अब ऑक्सीजन को अस्थायी बनना है तो इसको अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाना होगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन लाना होगा और 6 है, तो कितने रिक्वायरमेंट चाहिए, 2 चाहिए। तो जैसे ही 2 इसके पास आएगा इसके अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये नियॉन के जैसा एक अस्थायी बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। यहाँ आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब 25 नंबर में है, कहा कि एक तत्व ए के संयोजी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे तत्व बी के संयोजी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ए और बी के संयोग से बनने वाला यौगिक विद्युत का क्या है, कुचालक है। इस यौगिक में बंधन की प्रकृति बताए और इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना को लिखें। इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना को भी लिखना है। ये 25 नंबर के कह रहा है कि ए के संयोजी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। संयोजी शेल के मतलब होता है परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसे हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो पहला के क्या कर रहा है, संयोजी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कोई तत्व है जिसके ये बाहरी, मान लेते हैं कि बाहरी कक्षा है, ये बाहरी कक्षा है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 और ये 4 हो गया। फिर कह रहा है कि बी नाम का जो तत्व है उसके संयोजी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई परमाणु है, कोई तत्व है, इसके बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप सही से बना सकते हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाकी अंदर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन।
तो कह रहा है क्या, इसके बीच में कौन सा बंधन बनेगा और कैसे बनेगा। हालांकि इसको डिटेल से मुख्य वीडियो में बनाया जा चुका है, लेकिन आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं। इनके बीच में अष्टक पूरा करना है, तो अष्टक पूरा करने के लिए इनके बीच में जो बंधन बनेगा वह कहलाएगा एकल सहसंयोजक बंधन। एकल सह संयोजक बंधन, एकल सह संयोजक बंधन बनाएगा, एकल सह संयोजक बंधन बनाएगा। अब कैसे बनाएगा इसका आप मुख्य वीडियो में देखेंगे तो सही तरीके से बताया गया है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे आप क्लोरीन को देखेंगे ना, तो क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और अंतिम कक्षा में देखेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 7 में से किससे क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा, ये लेगा, तो ये ले लेता है। और 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही पूरा कर लेगा, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो किसी के साथ जुड़ेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले ही लेगा। उसके साथ कर जब ले लेगा तो बन जाएगा एकल सहसंयोजक बंधन बन जाएगा। देखिए अगर साथ में निभाएगा तो सहसंयोजक, नहीं तो आ जाएगा इसके पास खुद ही, तो वो होगा, इसको हम नाम दे देंगे, ये बंधन बनेगा। लेकिन अगर इसके पास आया तो अलग बंधन, और इसके साथ अगर साझा किया करेगा तो वो होगा सहसंयोजक। तो यहाँ पर जो स्थिति है उसके अनुसार ये जो बंधन बनेगा वो होगा एकल सहसंयोजक बंधन। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए आप लोग कि इस टाइप से जो ये जो आपको दिखा रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे जो बंधन बनेगा वह बंधन कहलाएगा एकल सहसंयोजक बंधन। अब इसमें अगर आपको जानना है तो जैसे कि आप लिख लीजिए क्लोरीन के एग्जाम्पल लेके, क्लोरीन के एग्जाम्पल है और यहाँ पर कोई तत्व है, मान लेते हैं कोई भी तत्व है, यहाँ पर कोई तत्व है, यहाँ पर है, यहाँ पर कोई तत्व है। अब इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंतिम कक्षा में 7 होगा तो इसके साथ जुड़ेगा, फिर अंतिम कक्षा में तो इसके साथ जुड़ेगा, फिर इसके साथ अंतिम कक्षा में ये कोई तत्व है यहाँ पर तो इसके साथ जुड़ेगा। हालांकि यहाँ पर गड़बड़ बन रहा है पिक्चर, अब फ्रेश में आप उस वीडियो में देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल याद रखिए एकल सहसंयोजक बंधन बनेगा। नेक्स्ट है एक यौगिक ए और एल्युमिनियम का उपयोग रेल की लाइनों के जोड़ने में किया जाता है। यौगिक ए की पहचान करना है, तो ये जो यौगिक होगा वो होगा Fe2O3 यानी कि आयरन ट्राईऑक्साइड। यहाँ पर लिखेंगे 26 नंबर के आंसर Fe2O3, इसको हम बोलते हैं आयरन ट्राईऑक्साइड। आयरन ट्राई, ये ट्राई हो गया, और वो जो है इसे बोलते हैं ऑक्साइड, तो ये होगा आयरन ट्राईऑक्साइड। नेक्स्ट है धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है। क्यों, ऐसा क्यों करना पड़ता है? तो इसलिए करना पड़ता है, इसको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इससे जो अशुद्धि होता है, इससे जो अशुद्धि होता है, तत्व में जो अशुद्धि मिला होता है, तत्व में जो अशुद्धि मिला होता है वह अशुद्धि वाष्प बन करके बाहर हो जाता है। यानी अशुद्धि वाष्पित हो जाता है, लिखेंगे वाष्पित हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। और जैसे ही वाष्पित हो जाएगा जो धातु है वो धातु की यौगिक अपचयन सरलता से हो जाता है। तो जो धातु की यौगिक है उस यौगिक के अपचयन सरलतापूर्वक हो जाता है। तो आप लिख लेंगे क्या है, इसका आंसर लिखेंगे आप कि धातुओं के क्या होता है, अनेक ऑक्साइड लिखेंगे आप, धातुओं के उनके ऑक्साइड से निष्कर्षित करने में सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में काफ़ी सरलता होती है। कार्बोनेट की तुलना में
काफ़ी आसानी होती है या काफ़ी सरलता होती है? काफ़ी सरलता होती है, सरलता होती है, या आप लिख सकते हैं आसानी होती है। लिख लीजिएगा, धातुओं के उनके ऑक्साइड से निष्कर्षण करने में सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में काफ़ी सरलता होती है या आसानी होती है। अंतिम प्रश्न है, उस मिश्र धातु का नाम लिखें जिसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। तो विद्युत तार को जोड़ने में हम लोग सोल्डर का प्रयोग करते हैं। सोल्डर जिसे हम लोग बोलते हैं टाँका, सोल्डर का प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं टाँका। और जो टाँका है Sn + Pb का मिश्रण है। तो लिख लेंगे, सोल्डर जो होता है वो सोल्डर Sn और Pb, Sn और